अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी वालेकुम साहब। अस्सलाम कामरान भाई, क्या हाल हैं? चौधरी साहब, आपके शहर में लाहौर के अंदर हम मौजूद। आप इस धुंध के मौसम में कराची से लाहौर आ गए। बिल्कुल आ गए, आपकी मोहब्बत में आ गए। ये तो अच्छा बड़ी चौधरी बात है। साहब, टू द पॉइंट मैं जाता हूँ ताकि देखने वाले जी जी हमारे जो जी है जी देखें। कल आपका पैगाम सोशल मीडिया पे चला, फेसबुक जी जी किया जी और यूट्यूब किया और ट्विटर किया कि वर्कर्स जो हैं वो वर्कर्स यूनियन को सपोर्ट करें, तारा निशान को वर्कशॉप्स के अंदर। जो इलेक्शन थे, रेफरेंडम थे आज जी, आज आपके, रेफरेंडम था। आज आपका रेफरेंडम हो गया और मुझे तो पता है कि आप जीत भी गए और एक लंबी। तो ये इतनी खुशी किस बात की थी और ये क्या, इसको किस चीज़ से आप रिलेट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि रेलवे वर्कर यूनियन का जो माजी है वो एक इनकलाबी माजी है। मतलब इसकी बुनियादें रखी थी मिर्ज़ा इब्राहिम ने, इनके साथ हिंदुस्तान के और लोग भी थे। तो 1946 में इन्होंने इसकी बुनियादें रखी थी और मकसद इसका यही था कि वर्किंग क्लास को हमने इम्पावर करना है। जो पाकिस्तान, जो मेहनत कश हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको हमने इक़्तिदार में लेके आना है। उन्हीं मकासद के तहत इस यूनियन को बनाया गया था। इस पर फिर काम हुआ, बहुत काम किया रेलवे में, उन्होंने बहुत काम किया मिर्ज़ा इब्राहिम ने। फिर उनके साथ और लोग मिलते चले गए, टीम बनती चली गई। उधर दूसरी तरफ पीआई में तोफ़ैल अब्बास साहब ने पीआई की यूनियन में काम किया, नबी अहमद साहब ने और शोबों में काम किया और बहुत से लोगों ने काम किया। तो बढ़ते बढ़ते बात आगे बहुत बड़ी। लेकिन जो बुनियादी यूनियन पाकिस्तान में तरक्की पसंद लोगों की, इनकलाबी लोगों की कहलवाई, वो रेलवे वर्कर यूनियन ही कहलवाई, मिर्ज़ा इब्राहिम वाली। मतलब कि बाकी यूनियन कहलवाई, लेकिन वो मिर्ज़ा इब्राहिम की यूनियन के नीचे। और ये मतलब देखने वालों के लिए ये जो वर्कर्स यूनियन थी, ये वर्कशॉप और ये वर्कर यूनियन पहले पहले रेलवे एक ही थी। पहले अच्छा, ये एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग नहीं था। नहीं, ये भुट्टो साहब ने फिर आगे दो एस्टेब्लिशमेंट बनाई थी कि उन्होंने वर्कशॉप को अलग कर दिया था और ओपन लाइन को अलग कर दिया था। लेकिन ऊपर जाकर ढांचा एक हो जाता है। ओके। नीचे एस्टेब्लिशमेंट दो हैं, ऊपर फिर एक एस्टेब्लिशमेंट इसको डील करती है। तो उन्होंने, क्योंकि ये वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और ओपन लाइन पे तो बेतहाशा काम होते हैं, तो उन्होंने इसको इंतज़ामी हवालों से अलग किया। मैन पावर भी बहुत थी उन दिनों, अब तो मैन पावर भी कम हो गई है। तो ये यूनियन जो थी, इसने पाकिस्तान की मजदूर तहरीक को बहुत ज़्यादा हौसला दिया था। मतलब कि हमेशा ये हर पब्लिक इशू के ऊपर, आवाम के मसाइल के ऊपर और मजदूरों के मसाइल के ऊपर मैदान अमल में रहती थी। मिर्ज़ा साहब सारी ज़िंदगी जेलें बहुत काटी उन्होंने। पाकिस्तान के पहले सियासी कैदी मिर्ज़ा इब्राहिम थे पाकिस्तान बनने के बाद। तो वो बहुत जेलें काटी, सारी ज़िंदगी वो जेलों में जाते रहे, लेकिन वो लोगों के हक हकूक़ के लिए। कोई चोरी चिकारी में या मनशात फरोशी में जेलों में वो नहीं गए कि जुआ खेलते हुए पकड़े गए और जेल चले गए। लोगों के हक हकूक़ के लिए लड़ते हुए वो जेल गए। एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी रेलवे से निकला हुआ। तो अब ये यूनियन जो थी, इस यूनियन को सबसे पहले जो नुकसान पहुँचा, उस ज़ियाउल हक का जब मार्शल लॉ था, तो उसमें ओपन लाइन के ऊपर पूरे मार्शल लॉ की सपोर्ट के साथ जमात इस्लामी ने एक यूनियन बनाई, प्रेम यूनियन के नाम से, और उन्होंने वहाँ रेफरेंडम लड़ा और पूरी सरकारी मशीनरी का और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस रेफरेंडम को जीता। लेकिन पब्लिक के दिल नहीं जीत सके वो। लिहाजा वो यूनियन रेलवे में कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर पाई, बल्कि रेलवे के जो कि एक इनकलाबी तशख़्ख़ुस था उसको उन्होंने मजरूह किया, और रेलवे के मजदूरों की जो एक मिलिटेंसी थी उसको भी उन्होंने मजरूह किया, बहुत हद तक उसको डैमेज किया। और रेलवे में जो अदारा था, अदारा भी कोई बेहतर अंदाज में फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया और बहुत फ़र्क आया रेलवे के अंदर। और मतलब कि आप कह लें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ख़राब हुई रेलवे की। रेलवे का जो मजदूरों के अंदर काम करने का जज्बा था वो भी मान पड़ा। तो इस तरह वो एक तजर्बा था हमारे पास कि रेलवे की जो ओपन लाइन की यूनियन इसके पास गई, प्रेम यूनियन के पास, जमात इस्लामी के पास, उस यूनियन ने वहाँ पर उसको बर्बाद किया, पूरे रेलवे के मजदूरों को भी और रेलवे की उस इनकलाबी स्पिरिट को भी। तो ये रेलवे एक ऐसा अदारा है कि जहाँ ये रेफरेंडम जो ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था 1985 में या 86 में, उसके बाद फिर ओपन लाइन पे दोबारा रेफरेंडम नहीं हुआ। इसी तरह से वर्कशॉप के अंदर भी एक रेफरेंडम हुआ था गालबन 80, पहले 75 में एक रेफरेंडम हुआ, फिर 75 के बाद एक जाकर 92 में रेफरेंडम हुआ। तो ये दो रेफरेंडम हुए, उसके बाद फिर रेफरेंडम ये जो हुआ है रेफरेंडम 92 के बाद हुआ है। तो कानून ये है कि हर 2 साल के बाद जो है वो यूनियंस के अंदर रेफरेंडम हो, लेकिन उसमें अदारा अपना किरदार अदा करता है, यूनियंस भी किरदार अदा करती हैं और अदारा भी किरदार अदा करता है, और हुकूमत भी किरदार अदा करती है। जो लेबर डिपार्टमेंट या NIRC जो है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, वो अपना किरदार अदा करती है। लेकिन किसी अदारे ने रेलवे में रेफरेंडम ही नहीं करवाया। ये मामला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो अब इस दौरान रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बातें होने लगी रेलवे के अंदर, और बहुत सी चीज़ें आ गई कि रेलवे में जो मराद मिलती हैं मजदूरों को, उनको चेंज किया जाए, भर्ती का सिस्टम चेंज किया जाए,
जो जैसे जैसे दुनिया तब्दील होती गई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद, वैसे वैसे इन अदारों के ऊपर भी उसके असरात आते चले गए। तो अब ये ख़तरा पैदा हो गया कि अगर यहाँ पर इनकलाबी यूनियन नहीं रहती, एक प्रोग्रेसिव यूनियन कोई नहीं रहती, तो ये अदारे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हाथ से भी निकल जाएंगे और इसमें मज़दूरों का जो मुस्तकबिल है, उनकी नौकरियाँ वो भी दाव पे लगेंगी और नेशनल एसेट्स जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारे रेलवे एक बहुत बड़ा नेशनल एसेट है हमारे पास। तो ये सारे मामला थे। तो इस दौरान जमात इस्लामी की जो प्रेम यूनियन थी, उसने वर्कशॉप के अंदर NIRC में एक दरख्वास्त दे के, बाहर जैसे तैसे भी था, उन्होंने NIRC से फ़ैसला करवा लिया रेफरेंडम करवाने का कि रेलवे में हम रेफरेंडम करवाएंगे। और ये इन दिनों में फ़ैसला हुआ जिन दिनों पाकिस्तान में सियासी बहरान भी है, सियासी अफरा तफरी भी है, एक अनारकी भी है, मुआशी अनारकी भी है। तो इन दिनों जब इलेक्शन की गहमा गहमी भी है, तो इन दिनों ये फैसला हो गया कि रेलवे में वर्कशॉप में रेफरेंडम क्या प्रेम यूनियन ये समझ रही थी कि और प्रेम यूनियन समझ रही थी कि हम ये रेफरेंडम जीत जाएंगे और ये फ़ायदा जो है जमात इस्लामी इससे उठाना चाहती थी अपने इलेक्शन के अंदर। हम इस बात को महसूस कर रहे थे क्योंकि सिराजुल हक साहब ने अपने इलेक्शंस में भी, अपनी इलेक्शन कैंपेन के जलसों में भी ये बातें की हैं और उनके बाकी लीडरान भी ये बातें करते हैं और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे रेलवे मज़दूरों के सबसे बड़े बेवफा वही लोग हैं। तो हम ये देख रहे थे कि इसको पूरा ये अपनी सियासी कैंपेन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद जो अदारों की प्राइवेटाइजेशन का अमल इंटरनेशनल बुनियादों पे जो शुरू हुआ है, जिसको पाकिस्तान ने ओन किया और बहुत से अदारे जो है वो प्राइवेट किए, तो ये मामले को उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि बुनियादी तौर पर ये इस्टेब्लिशमेंट की यूनियंस हैं, ये फेडरेशन अपना जमात है, जमात इस्लामी जो है, तो ये वही हरकतें करती है जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट करती है, जो वो कहती है ये वही करती है। मतलब बहुत से अदारे प्राइवेट हुए इनके दौर में पाकिस्तान के अंदर और इन्होंने बड़ा गर्क किया PIA का भी और बहुत से और अदारों का भी। उन अदारों को इन्होंने फलने फूलने नहीं दिया और वहाँ पर मजदूर तहरीक को कुचलने के साथ साथ अदारों का भी सत्यानाश किया कि अदारे बेचे जाएँ और वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए जाएँ। ये इनका हिडन एजेंडा है पूरा जमात इस्लामी का। तो मतलब कि इन्होंने रेफरेंडम के लिए अप्लाई कर दिया। इनका ख्याल ये था कि हम अपने वसाइल के बलबूते पे लोगों को बाहर से ला के जलसों की तादाद बड़ी दिखा के और अपना जो इनका एक तरीक़ाकार है काम का, जो अपने वसाइल उनको इस्तेमाल करके हम रेफरेंडम जीत जाएंगे। तो इन हालात में हमारे लिए तो ये नाम नहीं था काबिल बर्दाश्त हमें कि रेलवे जैसा अदारा जो है वो ओपन लाइन पहले ही हमारी बर्बाद हुई है, तो उसमें वर्कर जो वर्कशॉप्स हैं वो भी जो है वो हमारे हाथ से। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपके मतलब ये जो वर्कर्स यूनियन है जब आप जीते हैं आज, उसमें धड़ेबाजी भी थी, फैक्शंस भी थे। जब धड़ेबाजियाँ यूनियंस में पाकिस्तान के अंदर ये कोई मैनेजमेंट भी करवा देती है, कोई हुकूमतें भी करवा देती हैं, कुछ हमारे मजदूर भी थोड़ा बहुत कम अकली का मुजाहरा करते हुए आपस में मामूली सी बातों में लड़ पड़ते हैं कि एक बात माननी पड़ेगी कि जो एक पॉलिटिकल कल्चर 70 से पहले था पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि एक मेजॉरिटी थी लेबर यूनियंस में और लेबर लीडर्स में, उस मेजॉरिटी में थोड़ी कमी आई है। उसकी वजह लेफ्ट की तहरीक का कमज़ोर होना है कि आज वो स्टडी सर्कल्स नहीं होते। आज उस तरह से मजदूर लीडर जो है वो पूरा वक्त नहीं दे के तैयार नहीं किए जाते जैसे माजी में होते थे। वहाँ पहले मिलिटेंसी भी ज़्यादा थी और यूनिटी भी ज़्यादा थी। अब थोड़ी यूनिटी कम हुई है, तो इस खामी को दूर करना चाहिए हमें। अगर इस खामी को हम दूर नहीं करेंगे तो हमें और बहुत सी जगहों पे नुकसान पहुंचाएगी ये चीज़। तो लेकिन जब ये रेफरेंडम अनाउंस हुआ, मेरा चूँकि रेलवे वर्कर यूनियन के साथ एक पुराना ताल्लुक था, मिर्ज़ा साहब के साथ कम से कम 20 साल मैंने बाकायदा काम किया, उनके कारकुन की हैसियत से उनका बैग उठाए हुए। वो मैं रेलवे का वर्कर नहीं था, लेकिन तोफ़ैलाबाद साहब ने, जो हमारे पाकिस्तान मजदूर मास के चेयरमैन हैं, हमारे कायद रहनुमा जो थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत भी करूं और उनके साथ काम भी करूं रेलवे के अंदर। तो मैंने 20 साल तक मिर्ज़ा साहब के साथ बहुत काम किया था। उस दौरान बहुत से दौरे किए पाकिस्तान के रेलवे वर्कर यूनियन के अंदर। फिर बाद में मुझे वर्कर यूनियन वालों ने अपनी शामिल कर लिया यूनियन के अंदर। फिर मैंने इलेक्शन भी लड़ा 2 दफ़ा, मैं एज़ वाइस प्रेसिडेंट जीत के भी आया, यूनियन का ऑफिस बेरर भी मैं रहा। तो इस तरह मेरी एक वाबस्तगी वर्कर यूनियन के साथ है, जैसे PI एयरवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ मेरी एक बहुत लंबी वाबस्तगी रही। तो ये एक वाबस्तगी का भी था। जब ये अनाउंस हुई तो अभी आजकल मैं कोई रेलवे में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन कई महीनों से, बल्कि आप कह रहे हैं 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से मैं रेलवे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था और कामों की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था और शहरों की तरफ, तंजीम साजी की तरफ, अपना मैगज़ीन जो अपना निकाल रहे हैं मंशूर, उसकी तैयारी के लिए, तो उस तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही रेफरेंडम अनाउंस हुआ तो वो पूरा मेरे जहन में आ गया कि भी ये रेलवे की यूनियन को बचाना, इस वक्त रेलवे को बचाना और यूनियन को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जो रेलवे के जो धड़ेबंदी थी रेलवे की, सबसे पहले तो मैंने फजल वाहिद साहब और जो यूनियन के और लोग थे उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे
उनसे रिक्वेस्ट की और वो उन इख्तलाफात को दूर करवाया। ये मिसाली किरदार ये है, वो बिल्कुल वो फजल वाहिद ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया और उसने हमारी बात को मानते हुए सब चीज़ों को पसे पुश डालकर इत्तेहाद को कायम किया और फिर हमने कैंपेन का आगाज़ किया। हम गए, लोगों के पास गए, मिले मिलाए, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया। वसाइल तो पैसा तो हमारे पास इतना है नहीं कि हम पोस्टर बड़े बड़े छापते या गाड़ियाँ लेके घूमते। तो जो चीज़ें भी हम अपनी बसात में रहते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकते हमने किया और लोगों के पास डोर टू डोर कैंपेन की, सब कुछ किया। और आज रेफरेंडम जो था उसमें आज जो रिज़ल्ट्स आए हैं, ख़ास तौर पे लाहौर ने जो रिज़ल्ट्स दिए हैं वो कमाल के रिज़ल्ट्स दिए कि लाहौर की 5 वर्कशॉप्स में जमात इस्लामी की प्रेम यूनियन बुरी तरह हारी। रावलपिंडी के अंदर एक वर्कशॉप में वो जीती, एक वर्कशॉप में वो हारी, और बाकी जो जैसे कि ये फ़र्क जो था वो तकरीबन 1400-1500 वोटों से ऊपर चला गया है। अच्छा, 1400-1500 वोट से ये एक बड़ी फतह, बहुत बड़ी फतह है। और अभी पूरे रिजल्ट्स आए नहीं थे, जब मैं आ गया था वहाँ से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हम लोग वहाँ से आ गए थे। तो लेकिन वो जब पूरा रिजल्ट आएगा तो हो सकता है ये ज़्यादा बढ़ गई हो, ये फ़र्क बढ़ गया हो, 2000 तक चला गया हो, क्योंकि वोट तो तकरीबन 8000 वर्कशॉप में मुलाजमीन है तो उन्होंने वोट कास्ट करना है तो पूरा। लेकिन वो इतना फ़र्क आ गया था कि अब जो पीछे 2-4 वर्कशॉप के रिजल्ट्स नहीं आए थे उनकी तादाद ही इतनी नहीं थी कि जमात इस्लामी की यूनियन उसको कंप्लीट कर पाए। जो 1400 पे आप छोड़ के 1400 पे छोड़ के आए, तो ये आज फतह जो उससे हुई है, सच्ची बात है, इससे मुझे तो रूहानी खुशी मिली है। और चौधरी साहब, इसका आपके हिसाब से बेहतर मुस्बत असर पड़ेगा मजदूर तहरीक पे? बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर हम हार जाते यहाँ पर तो मजदूर तहरीक पे इसका बड़ा मनफी असर पड़ता। अच्छा, पाकिस्तान की मजदूर तहरीक, एक बात है कि पाकिस्तान की मजदूर तहरीक को हमेशा प्रोग्रेसिव लोगों ने ही मुनज़्ज़म किया। ये तो जमात इस्लामी ने एक मनसूबाबंदी के तहत, बाकायदा एक इंटरनेशनल प्लान के तहत ट्रेड यूनियन में मुदाखलत की थी। PIA में पहली यूनियन 85 रजिस्टर करवाई थी उन्होंने एवरेज एम्प्लॉइज यूनियन के मुकाबले पे। और मज़े की बात देखें कि जब 85 यूनियन ज़ियाउल अपना याहिया खान के दौर में रेफरेंडम जीत गई पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ, और लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में तो फिर भी नहीं जीत पाई थी, वहाँ एवरेज एम्प्लॉइज यूनियन ही जीती थी। तो मगरबी पाकिस्तान में वो रेफरेंडम जीत गई और सारी धांधलियाँ करके और सब कुछ कर करा के, तो उसके बाद ये पूरा रेफरेंडम जीतने के बाद उन्होंने PIA का सत्यानाश करके रख दिया। ये PIA को बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने। PIA को उन्होंने चलने ही नहीं दिया। फिर उसके बाद वो नजर के, और वो देखें कि रेफरेंडम जब वो जीते हैं तो लाहौर से बायर मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब उनको मुबारकबाद देने कराची गए और कराची से अगली फ़्लाइट से वापस लाहौर आए। इतना बड़ा इसका वो था। अच्छा सर, मैं फिर रेलवे पे आऊँगा। एक सवाल मैं ये कह रहा हूँ, जीत गए आपकी यूनियन, वही पुरानी एक लेगेसी, जीत गए, कुछ प्लान होंगे कि किस तरह आप जो है वो ये जो प्राइवेटाइजेशन होगी की बातें हो रही हैं उसके लिए क्या प्लान है? इसको दोबारा अगर नफ़े में लाया जाए रेलवे को, उसके लिए ये एक किरदार रहा है आप लोगों का, तो कुछ इस तरह के भी आपकी वर्किंग है कि हमने, इन्होंने एक ज़माने में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और गुलाम अहमद बलोच साहब रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुछ ट्रेनों को बंद करने का ऐलान किया था। उस फैसले को मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया। जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि इतनी ट्रेनें बंद करेंगे हम और रेलवे खसारे में, तो इश्तियाक चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, उनके तवसत से मैंने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। वो हाई कोर्ट में वो केस चला और बहुत अहमियत इख्तियार कर दिया वो केस। उसमें हमने एक बात साबित की थी कि रेलवे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ही नहीं, रेलवे का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर लें और रेलवे को जो है चलाया जा सकता है। जैसे कि रेलवे रेवेन्यू का अदारा है। एक रेलवे की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लिखा था कि एक साल में हमने 8 करोड़ रेवेन्यू पैसेंजर को ट्रेवल करवाया। वो ठीक है, कार्गो सेक्शन के ऊपर जाओ रख के माशाल्लाह में बहुत बड़ा NLC की वजह से बहुत बड़ा दबाव आया था, लेकिन उसके बावजूद ये मुल्क और टाइप का है। ये यूरोप में लोग कार्गो से ही कमाते हैं और बहुत से ममालिक में कार्गो से ही लोग कमाते हैं, पैसेंजर से लोग नहीं कमाते। वहाँ पैसेंजर कम सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर। यहाँ तो गाड़ियों के अंदर लोग ऐसे भरे होते हैं कि आप देखें बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं होती। मतलब कोई ना कोई बेहतरी आएगी। और रेलवे को बेहतर किया जा सकता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कि रेलवे हेडक्वार्टर के अखराजात को कम करना पड़ेगा। अब आप देखें अदारा क्या चलेगा,
अब आप एक रेलवे हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर एक रेलवे मिनिस्ट्री है, उसके ऊपर एक रेलवे बोर्ड है, उसके ऊपर रेलवे की के ऊपर कमेटियां हैं, ये पार्लियामेंट की कमेटी है, ये सेनेट की कमेटी है, ये फलाने की कमेटी है, साथ साथ महकमे उसके ऊपर बना दिए जो पहले नहीं होते थे। और वो बेनिफिट्स लेते हैं, वो सारे बेनिफिट्स रेलवे से लेते हैं। भाई एक मिनिस्ट्री है, एक हेडक्वार्टर है, चलाएं रेलवे को आप। अब रेलवे बोर्ड का क्या काम है? पहले रेलवे ऐसी चलती थी सारी, देखना 76 तक तो रेलवे प्रॉफिट में चली है और 86 के बाद जाकर रेलवे लॉस में जाना शुरू हुई है। तो ये नहीं कि रेलवे प्रॉफिट में नहीं चली। तो ये इनकी गलत मनसूबाबंदियाँ हैं, इनकी जो है वो प्रोडक्शन इन्होंने अपनी कम कर दी। अब जो माल रेलवे वर्कशॉप से बनता था वो बाहर से मंगवाना शुरू कर दिया इन्होंने, कर्जे के ऊपर, खैरात के ऊपर लेके। कोई चाइना की बोगियाँ आ रही हैं, पहले हम अपनी बोगियाँ बना के दुनिया को बेचते थे, अब हम दुनिया से बोगियाँ ले रहे हैं। अंदाजा लगा इसको। तो हमारे पास पूरा प्लान है रेलवे को ठीक करने का। अगर हमें जब भी मौका दे हुकूमत, बैठे हमारे साथ, हम बात करने के लिए तैयार हैं, पूरा प्लान देने के लिए तैयार हैं। हम ये समझते हैं कि अदारा प्रॉफिट में चल सकता है, आज भी चल सकता है, इसको बचाया जा सकता है और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बचाने की। गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे, टकराव की तरफ हम नहीं जाना चाहते, ठीक, लेकिन हम अदारे को बचाना चाहते हैं। ये हमारा मुल्क का कौमी असासा है। चले जॉय साहब, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत खुशी है आज, हम सच्ची बात है, बड़े खुशी का बहुत मुतमिन है कि आज हमने एक रेफरेंडम जीता। तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसमें हमारी मदद की। प्रोग्रेसिव तमाम दोस्त जो थे उन्होंने हमारी मदद की, जितने यूनियनों से प्यार करने वाले लोग हैं उन्होंने हमारी मदद की, रेलवे के लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा, सबका मैं शुक्रगुजार। चले, और आप भी कराची से आए, आपने पूरी बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत कशिश दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे।